हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो आज स्टूडेंट हम लोग अपने मशीन डिज़ाइन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ गियर पे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ गियर। दैट मीन्स गियर हमारा क्या होता है, गियर का यूज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कैसे फेल करेगा, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ गियर। पहले ये समझिएगा कि हमारा गियर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, देन आफ्टर फिर हम लोग इसके टाइप और क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा गियर क्या होता है। तो देखिए, हम जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, सपोज करिए हमारे पास एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवन होता है, जिसे हम लोग चालक और चलित बोलते हैं। यदि चालक की वेलोसिटी v1 हो और चलित की वेलोसिटी v2 हो, दैट मीन्स ये हमारा, सपोज करिए एक एलिमेंट ये था और एक एलिमेंट ये था। अब ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसकी सारी पावर इसमें अगर ट्रांसमिट करनी हो तो हम क्या करेंगे, कुछ मीडियम का उपयोग करेंगे, कुछ माध्यम का उपयोग करेंगे, जिससे इसका जो पावर है, यदि ये p पावर से रोटेट कर रहा होगा तो इसकी पावर इसमें ट्रांसमिट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बेल्ट का सिस्टम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसे हम लोग बोलते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम। दूसरी बात, इस बेल्ट को हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेन का यूज कर सकते हैं। ये इसमें क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर स्प्रॉकेट बना होगा। इस तरीके से स्प्रॉकेट बना होगा और इसे हमें यहाँ पे ट्रांसमिट करना है, तो इस पर भी एक स्प्रॉकेट बना होगा। इस तरीके से स्प्रॉकेट बना होगा और इन स्प्रॉकेट में हम लोग क्या करेंगे, चेन का यूज कर देंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, चेन हो जाएगी। इस तरीके से ये टीथ इसके अंदर फिट होते रहेंगे। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे चेन ड्राइव सिस्टम। यह हमारा कहलाएगा चेन ड्राइव सिस्टम। थर्ड हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो स्प्रॉकेट देखिए, इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं स्प्रॉकेट और इसे बोलते हैं चेन। थर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे गियर टीथ बना देते हैं। इस पे हम लोग इस तरीके से गियर टीथ बना देते हैं, इस तरीके से गियर टीथ बना देते हैं ऐसे। और ये हमारे पास है, इसको इसके नज़दीक लाते हैं और यहाँ पर भी एक गियर टीथ ऐसा बना देते हैं। इस तरीके से सिंपल गियर टीथ आप समझिए। अब ये क्या होगा, जब इसका टीथ इसमें इंटरसेक्ट करेगा और ये n RPM से रोटेट करेगा, तो इसको भी ऐसे रोटेट कराएगा। तो इस तरीके से इसकी पावर हमारी इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गियर ड्राइव सिस्टम। गियर ड्राइव सिस्टम। तो ये हमारा होता है बेल्ट ड्राइव सिस्टम, चेन ड्राइव सिस्टम और गियर ड्राइव सिस्टम। तीन तरीके के सिस्टम से हम लोग अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं। रोप सिस्टम भी होता है, वायर सिस्टम भी होता है
है ना, वो हमारा कैसा होता है, बेल्ट की तरह होता है। इसमें बेल्ट और पुली, अगर इसे हम लोग पुली समझें और इसे हम लोग बेल्ट, तो इस सिस्टम में बेल्ट और पुली के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से पावर ट्रांसमिट होती है। इन दिस केस पावर आर ट्रांसमिटेड बाय फ्रिक्शन। इन दिस केस पावर ट्रांसमिट बाय फ्रिक्शन। और इन दोनों में क्या होगा, इसमें क्या होगा, पावर ट्रांसमिट बाय चेन और पावर ट्रांसमिट बाय गियर टीथ। अब इसमें स्लिप की संभावना हो सकती है, लेकिन इन दोनों में स्लिप की संभावना नहीं होती है। तो इसीलिए चांसेस ऑफ स्लिप कैन पॉसिबल। और इसमें क्या होगा, है ना, नो स्लिप, और यहाँ पर भी क्या होगा, नो स्लिप, इस तरीके से होगा। अब इसमें एक टर्म होता है वेलोसिटी रेशियो। इट इज़ द रेशियो बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन। अगर मान लीजिए ड्राइवर का वेलोसिटी v1 है और ड्रिवन का वेलोसिटी v2 है, ड्राइवर का v1, ड्रिवन का v2, ड्राइवर का v1 और ड्रिवन का v2, तो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, वेलोसिटी रेशियो, इसे बी आर से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल होती है। इसकी वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, वी आर इज लार्ज, और इसमें क्या होता है, वी आर इज वेरी लार्ज। तो इस तरीके से वेलोसिटी रेशियो होता है। अब मेंटेनेंस की बात करेंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है, इसकी और ज़्यादा हाई होती है। तो इस तरीके से हमारे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक शैफ्ट से दूसरी शैफ्ट में। यहाँ पर ये शैफ्ट बनी होती हैं और यहाँ पर भी ये शैफ्ट होती हैं। तो अब हम इन्हीं में से एक सिस्टम यूज करेंगे, गियर ड्राइव सिस्टम, और इसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं डिजाइन ऑफ गियर। पहले हम लोग ये समझते हैं कि गियर का उपयोग क्या है। अच्छा, इसको देखिएगा, इसे नेगेटिव ड्राइव सिस्टम और इन दोनों को पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम भी बोलते हैं। पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्लिप की संभावना नहीं होती है, जितना ड्राइवर चलेगा उतनी पावर ड्रिवन को पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, ड्राइवर की पूरी पावर ड्रिवन में ट्रांसमिट नहीं होती है, इसीलिए इसे नेगेटिव ड्राइविंग सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने गियर के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं गियर ड्राइव सिस्टम। गियर, पहले ये समझिए कि गियर क्या होता है। गियर इज ए मशीन एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम ड्राइवर टू ड्रिवन। गियर इज ए मशीन एलिमेंट, गियर इज ए मशीन एलिमेंट
which is used for transmit the power from driver to driven या फॉलोवर, ड्रिवन या फॉलोवर। इट इज ए पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम। क्यों? क्योंकि नो स्लिप आर इन ड्राइवर एंड ड्रिवन। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम। ये हमारा पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम कहलाता है। अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवांटेज आपका क्या है कि गियर पर मैक्सिमम स्पीड से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है और जितनी ड्राइवर की पावर होती है पूरी की पूरी ड्रिवन को ट्रांसमिट की जाती है। तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ गियर, पॉइंट वन हमारा क्या होगा? टोटल पावर ऑफ ड्राइवर इज ट्रांसमिटेड इनटू ड्रिवन। टोटल पावर ऑफ ड्राइवर इज ट्रांसमिट इनटू ड्रिवन, है ना। ड्राइवर की पूरी पावर ड्रिवन को ट्रांसमिट कर दी जाती है। सेकेंड पार्ट देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है जिससे इसे हम हाई वेलोसिटी से ऑपरेट करा सकते हैं। इट इज ऑपरेट एट हाई वेलोसिटी या हाई स्पीड। इट इज ऑपरेट एट हाई वेलोसिटी और हाई स्पीड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, वेलोसिटी रेशियो इज वेरी हाई इन गियर ड्राइव सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, वेलोसिटी रेशियो is very high in gear drive सिस्टम। गियर ड्राइव सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो आपका बहुत ज़्यादा रखा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया एडवांटेज ऑफ गियर। अब देखिएगा इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो पहली बात देखिएगा, ये दोनों टीथ एक दूसरे से टच होंगे तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से इनमें टीथ का ब्रेक होने के चांस ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात, तब इसे हमें हैवी स्ट्रेंथ का बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर मेकिंग गियर एंड गियर टीथ स्पेशल प्रोसेस आर रिक्वायर्ड विच इज कॉस्टली लाइक दैट इनवॉल्यूट प्रोफाइल एंड साइक्लॉइडल प्रोफाइल। तो ऐसे देखिएगा, गियर टीथ फॉर्मेशन ऑफ gear teeth are very costly because
बिकॉज मोर स्ट्रेंथ required for making gear teeth। सेकेंड बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट। इस पे हम लोग क्या करते हैं, जब इस पे हम लोग बनाते हैं तो ये गियर टीथ एक दूसरे के गियर टीथ से कांटेक्ट होगा और हाई वेलोसिटी पे ऑपरेट होगा, तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से इसको हैवी स्ट्रेंथ और स्पेशल प्रोसेस का बनाया जाता है। अब गियर एक दूसरे के साथ मेटिंग हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तब ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसलिए मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने की वजह से इस पे नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। फॉर मेटल टू मेटल कांटेक्ट metal to metal contact noise are very high। दैट मीन्स यहाँ पर एक टीथ आपका इस टीथ के साथ, ये टीथ आपका इस टीथ के साथ जब कांटेक्ट करेगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आवाज़ करेंगे, हाई स्पीड पे कांटेक्ट करेगा तेज़ी से, तो एक दूसरे के साथ घिसेंगे भी और आवाज़ भी करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा गियर का स्पेसिफिकेशन होता है। अब इनके टाइप की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये गियर की सैफ्ट होती है, ये मान लो ये गियर की ये सैफ्ट है। अब अगर इस पर हमने गियर लगा दिया, ये ड्राइवर हो गया, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी ऐसे रोटेट करेगी। दैट मीन्स ड्राइवर शाफ्ट रोटेट कर रही है। जब गियर इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसको भी इस तरीके से रोटेट कराएगा, जब ये रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी इस तरीके से रोटेट करेगी। तो अब देखिए, एक शाफ्ट ऐसे एक शाफ्ट ऐसे है, इनकी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल एक्सिस गियर। जैसे मतलब ये जो शाफ्ट आपकी होती है, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा गियर क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस। दूसरी बात, अगर ये शाफ्ट आपकी इस तरीके से हो एक दूसरे के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल एक्सिस। मतलब एक दूसरे के अगर पैरेलल एक्सिस में शाफ्ट हो वो पैरेलल एक्सिस कहलाएगा, और पैरेलल एक्सिस ना हो, नॉन पैरेलल हो, तो वो नॉन पैरेलल एक्सिस कहलाएगा। और एक शाफ्ट दूसरी शाफ्ट को इंटरसेक्ट करे, कहीं पे कट करे, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। चलिए अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग ऑफ शाफ्ट। अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट हमारी इंटरसेक्ट करेगी, ये देखिए एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, ये दोनों पैरेलल है तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल एक्सिस। अगर ये दोनों पैरेलल ना हो तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन पैरेलल एक्सिस। तो ये हमारा होगा पॉइंट 1 पैरेलल एक्सिस, पॉइंट बी नॉन पैरेलल एक्सिस, पॉइंट सी। अच्छा, अगर ये शाफ्ट सपोज करिए एक शाफ्ट हमारी ये जा रही है और एक शाफ्ट हमारी ये आ रही है,
अच्छा देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स शाफ्ट कुछ ऐसी हो कि उनका लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाएं तो उनकी एक्सिस कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगी, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग गियर। वहाँ पर जो गियर का यूज करेंगे उसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग अब एक शाफ्ट ऐसी भी होगी जो पैरेलल नहीं होगी और इंटरसेक्टिंग भी नहीं होगी, उसे बोलेंगे नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग गियर। वो हमारा होगा नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग गियर। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टाइप्स ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग ऑफ शाफ्ट। ये शाफ्ट हमारी किस तरीके से इंटरसेक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। सेकेंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड के अकॉर्डिंग ये 3 तरीके का होता है, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और हाई स्पीड। लो स्पीड पे स्पीड आपकी, चलिए नोट कर देते हैं। अगर इनके टाइप भी लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कि कौन सा गियर किस में आता है, तो उसको अगर हम लोग टाइप भी लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे, पैरेलल एक्सिस शाफ्ट की बात करेंगे तो उसके लिए एग्जांपल लिख देते हैं। पैरेलल एक्सिस गियर, देखिए स्पर गियर, हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर, ये सारे हमारे कहलाते हैं पैरेलल एक्सिस गियर। इसके लिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हेलिकल गियर, कॉमा डबल हेलिकल गियर, कॉमा स्पर गियर। इस तरीके से पैरेलल एक्सिस में जो शाफ्ट हमारी दिखाई दे रही हैं, इनके लिए ये हमारा कहलाता है कि हेरिंग बोन गियर भी होता है ना, वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। ये सारे हमारे होते हैं। जब ये शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसमें हम इस तरीके के गियर का यूज करते हैं। अब इसमें बेवल गियर और हेलिकल बेवल गियर का उपयोग हम लोग करते हैं जब ये शाफ्ट हमारी नॉन पैरेलल होती है। फॉर नॉन पैरेलल गियर। नॉन पैरेलल गियर के लिए जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन से, बेवल गियर और हेलिकल बेवल गियर, है ना। एंड हेलिकल बेवल गियर। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टाइप्स ऑफ गियर अकॉर्डिंग टू इंटरसेक्टिंग ऑफ शाफ्ट। अकॉर्डिंग टू स्पीड देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड के अकॉर्डिंग 3 तरीके का गियर बनाया जाता है। पहला लो स्पीड, ये गियर हमेशा लो स्पीड पर ही ऑपरेट होंगे। दूसरा मीडियम स्पीड, तीसरा हाई स्पीड। देखिए 3 मीटर पर सेकेंड
3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने वाले गियर को हम लोग लो स्पीड की कैटेगरी में रखते हैं। स्पीड ऑफ गियर 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर स्पीड ऑफ गियर मीडियम स्पीड के लिए इज 3 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं हाई स्पीड गियर। तो हाई स्पीड गियर क्या होगा, इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर होती है। स्पीड ऑफ गियर इज एबव 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ गियर, पहला अकॉर्डिंग टू शाफ्ट और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्पीड। इसे नोट करिए, फिर और आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे के टाइप के बारे में इसके डिस्कस करते हैं। इसके और टाइप हमारे क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा स्पीड के अकॉर्डिंग और शाफ्ट के अकॉर्डिंग, अब हम लोग देखते हैं कि इनके जो टीथ एक दूसरे से मिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो इसे हम लोग अब रिमूव करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो इसके टीथ मिस करते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू मिसिंग ऑफ टीथ। एक मिनट, चलिए अकॉर्डिंग टू मिसिंग ऑफ टीथ या अकॉर्डिंग टू, जिसे हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग भी हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं, एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल गियरिंग, है ना। ऐसे देखिएगा, एक्सटर्नल गियरिंग, एक्सटर्नल गियरिंग में क्या होता है, जैसे एक गियर ये आपका है और एक गियर ये है, ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे के साथ मेश कर रहे हैं। इन दिस केस 2 गियर आर मेश and 2 gear shaft are meshed in externally. In this case, two gear are meshed externally और इस केस में एक टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, इस पे जो हमारे होते हैं व्हील होते हैं, उस पे जो लार्जर व्हील होता है और जो स्मॉलर व्हील होता है। जैसे ये देखिएगा, ये आपका है स्मॉलर व्हील और ये आपका है लार्जर व्हील। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि एक्सटर्नल गियर में हम लोग स्मॉलर व्हील को क्या कहते हैं और लार्जर व्हील को क्या कहते हैं। तो इस लार्जर व्हील को स्पर गियर हम लोग कहते हैं और स्मॉलर व्हील को हम लोग
पिनियन कहते हैं। इन दिस लार्जर wheel are called spur gear and smaller wheel are called पिनियन। ये नोट करके रखिएगा, लार्जर व्हील को हम लोग, ये जो बड़ा वाल व्हील, कभी भी दोनों का साइज सेम आपको नहीं मिलेगा। गियरिंग सिस्टम में जब हम लोग लाभ गियरिंग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में, तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है इनका ड्राइवर का साइज स्मॉल होगा, ड्रिवन का साइज बड़ा होगा। ड्रिवन यानी कि जो बड़े साइज वाला गियर होगा उसे हम लोग बोलते हैं लार्जर व्हील को स्पर गियर, और जो छोटे साइज का गियर होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिनियन। तो इस तरीके से हमारा होता है। अब इनके जो गियर आपस में मिक्स करते हैं, ये ऑलवेज इनका जो ड्राइविंग सिस्टम होता है वो अनलाइक होता है। एक लाइक ड्राइविंग सिस्टम होता है और एक अनलाइक ड्राइविंग सिस्टम होता है। तो इन दिस सिस्टम ड्राइविंग आर अनलाइक। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आपका हिट किया जाता है। ये अनलाइक ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है और लाइक ड्राइविंग सिस्टम क्या होता है, और पिनियन किसे कहते हैं और स्पर गियर किसे कहते हैं एक्सटर्नल गियरिंग में। और आइए इंटरनल गियरिंग देखिए। इंटरनल गियरिंग क्या होगा, जैसे ये हमारा हो गया इस तरीके से एक गियर हो गया, अब इसके अंदर इंटरनली टीथ हमारे बने होंगे इस तरीके से, इसमें इंटरनल टीथ बने होंगे। ऐसे अब इसे मूव कराने के लिए यहाँ पर जो गियर हमारा लगा होगा, ये जो गियर लगा होगा, इस पे एक्सटर्नल टीथ बने होंगे। इन दिस केस मान लीजिए ये गियर आपका इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इस गियर को भी इसी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। इन दिस केस वन शाफ्ट इज एक्सटर्नली मेश एंड वन शाफ्ट इज इंटरनली मेश ऑन दिस सिस्टम, so this type of gear are called internal gearing. In this case the gear are meshed internally and the driving system of in this gear is, इसमें unlike था, इसमें लाइकली होता है, एंड द ड्राइविंग सिस्टम ऑफ इन दिस गियर इज लाइकली। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे दो हमारे एक्सटर्नल गियरिंग और इंटरनल गियरिंग के बारे में। इसे नोट करिएगा। फिर हम लोग इसी का एक टर्म होता है रैक एंड पिनियन। एक्सटर्नल और इंटरनल के बाद एक टर्म होता है थर्ड जो हम लोग देखते हैं, रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या होगा, एक बहुत बड़ा अनलिमिटेड टीथ का रैक होता है। इस पर टीथ की संख्या क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इस रैक पे टीथ की संख्या अनलिमिटेड होती है और एक आपका ये पिनियन होता है जो अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है। इस पे एक टीथ बना होगा इस तरीके से और ये क्या करेगा, अपने एक्सिस पे ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये पिनियन को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा। इसमें दोनों केस हो सकता है,
रैक रोटेट करे तो पिनियन रोटेट करेगा, या पिनियन रोटेट करे तो रैक रोटेट करेगा। इन दिस केस one pinion and one, ये हमारा क्या हो जाएगा, रैक, इन विच अनलिमिटेड टीथ आर प्रोवाइड, इस रैक पे टीथ की संख्या इनफाइनाइट होती है, इन विच इनफाइनाइट टीथ आर प्रोवाइड are called rack and pinion system। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग ये हमारा कहलाएगा एक्सटर्नल, इंटरनल और रैक एंड पिनियन। इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप का डिस्कशन करते हैं, आगे की बात करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ टीथ देख लेते हैं। जो टीथ होता है उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग इन गियर को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ टीथ, अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ टीथ ऑन द गियर सरफेस, गियर सरफेस पर टीथ की पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखिए, जो टीथ हमारे होंगे, ये अगर गियर हो गया, अगर इस पे इस तरीके के टीथ बने होंगे तो ये टीथ हमारे कहलाएंगे स्ट्रेट टीथ। देखिए, ये टीथ हमारे कहलाएंगे स्ट्रेट टीथ। और दूसरी बात, अगर टीथ हमारे इस तरीके से बने होंगे इस तरीके से टीथ हमारे बने होंगे तो ये हमारे कैसे हैं, इंक्लाइंड टीथ हैं, इंक्लाइंड टीथ हैं। और अगर ऐसे टीथ बने होंगे हमारे तो ये हमारे क्या हैं, कर्व टीथ हैं। कर्व टीथ आपका एक और ऐसे बनता है, ये हमारे इस तरीके से भी बनाए जाते हैं। इस तरीके के जब टीथ हमारे बनेंगे तो ये कर्व प्रोफाइल पे या कर्व प्रोफाइल पे इंक्लाइंड एंड स्ट्रेट टीथ। तो ये टीथ हमारे तीन तरीके के होंगे। फर्स्ट आपका होगा स्ट्रेट टीथ, सेकंड आपका होगा इंक्लाइंड टीथ, और थर्ड आपका होगा कर्व टीथ। तो बेसिकली हम लोग इतने टाइप के गियर टीथ का यूज करते हैं और यही हमारा था टाइप्स ऑफ गियर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक गियर के नॉमेनक्लेचर के बारे में।
पूरा गियर टीथ हम लोग बनाएंगे और ये देखेंगे उसमें अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, पिच सर्किल क्या होता है, डायमीट्रल पिच क्या होती है, सर्कुलर पिच क्या होती है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग अब पढ़ेंगे। यही सब हमारा डिज़ाइन में डायरेक्ट फार्मूला आता है। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ गियर। इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स यूज्ड इन गियर या स्पेसिफिकेशन इन गियर। चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं टर्म्स यूज्ड इन गियर। गियर में जो हमारे टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो एक हम लोग प्रोफाइल जनरेट करते हैं, इस तरीके से एक हम लोग प्रोफाइल जनरेट करते हैं। अब इस पे हम लोग गियर टीथ बनाते हैं। सपोज करिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सफिशिएंट है इतना। अब ये टीथ हम लोगों ने बना लिया। अब इन टीथ का एक थोड़ा सा थिकनेस आपको दिखा देते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो हमारा ये शाफ्ट का सेंटर है, यहाँ से शाफ्ट का सेंटर है। इसमें से क्या करेंगे, देखिए एक सर्किल ये हमने बनाया, इसे बोलते हैं रूट सर्किल। जहाँ से ये टीथ हमारे बनने शुरू होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रूट सर्किल। और इसमें देखिए, चलिए इसे थोड़ा सा हैच लाइन से कर देते हैं ताकि ये पार्ट आपका अलग रहे। और ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हो गया, देखिए इस पे क्या करेंगे, एक हम लोग इस तरीके से गैप बनाते हैं। ताकि जो अगला वाला टीथ आए, जो नेक्स्ट गियर का टीथ आए, वो कुछ यहीं तक आए, यहाँ पे ना इंटरसेक्ट करे। ये जो अगला वाला गियर टीथ बनेगा वो यहीं तक आए, यहाँ तक ना इंटरसेक्ट करे। तो ये जो गैप हमारा बनता है इसे हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। ये हमारा कहलाता है क्लियरेंस। अब इसके बाद देखिए, एक गियर ये हो गया। अब गियर का टॉप सर्किल एक जाएगा, इसका टॉप फेस से होता हुआ एक सर्किल जाएगा। इसे पहले नामकरण कर देते हैं, इस गियर का नेम कर देते हैं। देखिए इसे बोलते हैं, ये जो गियर का टॉप सरफेस होता है इसे लैंडिंग बोलते हैं। और ये जो अपर सेक्शन होता है, यहाँ से इस अपर सेक्शन को हम लोग फेस
ऑफ गियर बोलते हैं, और ये जो हाफ लोअर सेक्शन होता है इसे हम लोग फ्लैंक ऑफ गियर बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग विड्थ ऑफ गियर बोलते हैं। गियर की देखिए, ये हमारा होता है थिकनेस ऑफ गियर, ये होता है विड्थ ऑफ गियर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, विड्थ ऑफ टीथ, ये हमारा होता है फ्लैंक ऑफ टीथ। ये टीथ होंगे, गियर नहीं होंगे, ये भी टीथ होंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है ये हमारी कहलाएगी थिकनेस ऑफ टीथ। अब इनको हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया, देखिए ये वाला जो गियर सर्किल जाएगा इसका भी गैप कहीं ना कहीं यहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इस गियर के सेंटर से देखिए, इस टीथ के सेंटर से एक सर्किल जाएगा और इस टीथ के सेंटर से एक सर्किल इधर जाएगा, एक सर्किल इधर जाएगा। दैट मीन्स अगर इन दोनों का टीथ हम हटा दें, टीथ हटा दें तो एक छोटा गियर ऐसे बना दे, एक बड़ा गियर ऐसे बना दे। देखिए ये दोनों गियर जिस एक्शन पे रोल करते हैं, यहाँ पर रोलिंग हो रही है। अब यहाँ से टीथ अलग बात, ये टीथ बन जाए और ये टीथ बन जाए, ये टीथ बन जाए और ये टीथ बन जाए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन प्योर रोलिंग जिस पॉइंट पे होती है, ये जो सर्किल जिस पॉइंट पे जाता है इसी को बोलते हैं पिच सर्किल। ये क्या होता है, इसके सेंटर से जाता है, ये ऐसे जाएगा, इसके सेंटर से इस तरीके से ऐसे जाएगा। अब इसे हम लोग बोलते हैं पिच सर्किल। ये हमारा कहलाता है पिच सर्कल। अब इस पिच सर्कल से गियर के टॉप पोर्शन के बीच की दूरी को, पिच सर्कल से गियर के टॉप फेस तक की दूरी को अडेंडम बोलते हैं, अडेंडम। और पिच सर्किल से गियर के बेस टीथ तक की दूरी को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। पिच सर्किल से गियर के बेस तक की दूरी को डिडेंडम और पिच सर्किल से गियर के टॉप फेस तक की दूरी को अडेंडम। तो ये हमारा हो जाएगा डिडेंडम। अब डिडेंडम से देखिए ये जो सर्किल बनेगा, यहाँ से उसे हम लोग बेस सर्किल, रूट सर्किल या डिडेंडम सर्किल बोलेंगे। और ये ऊपर से जो सर्किल बनेगा इसे हम लोग पिच सर्किल भी बोलते हैं, सॉरी अडेंडम सर्किल, अडेंडम सर्कल भी हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक कुछ हमारे टीथ हो गए जिनके बारे में हम लोग समझ रहे थे। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक टीथ के बीच का स्पेस, यहाँ पर भी एक टीथ के बीच का स्पेस, तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। ये वाला जो स्पेस हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा होता है टूथ स्पेस, टूथ स्पेस। तो अब हम लोग स्टूडेंट इसी गियर के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे कि हमारा क्या होगा। ये हमारा हाइट ऑफ टीथ होगा और ये हमारा थिकनेस होगा, ये विड्थ होगा, लैंडिंग होगा, अडेंडम क्या होगा, डिडेंडम क्या होगा। तो वन बाय वन आइए इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पिच सर्किल से। हम लोग स्टार्ट करते हैं पिच सर्किल क्या होता है। पॉइंट वन, पिच सर्कल। तो देखिए एक गियर हमारा ये ऐसा है और एक गियर हमारा ऐसा है। दोनों का जहाँ पे ये रोलिंग होगा, जहाँ पर रोलिंग होगा
यानी कि ये गियर जो ऐसा जा रहा था, इसकी रोलिंग यहाँ से ऐसे जाएगी और इसकी यहाँ से ऐसे जाएगी, तो यहाँ से एक इमेजिनरी सर्किल बनेगा, उसे बोलेंगे पिच सर्किल। पिच सर्किल इज ए इमेजिनरी सर्किल इन विच टू गियर आर इंटरसेक्ट एज प्योर रोलिंग, है ना। पिच सर्किल आर इमेजिनरी सर्किल, पिच सर्कल आर imaginary circle in which two gears are meshed as pure rolling। दैट मीन्स ये वाला जो सर्किल बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्किल। इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं पिच सर्किल। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिच सर्किल के बाद एक बात करते हैं पिच सर्किल डायमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हो जाएगी तो पिच सर्किल रेडियस होगा, और यहाँ से लेके ये जो डायमीटर पूरा बनेगा उसे बोलेंगे पिच सर्किल डायमीटर। दैट मीन्स इसके लिए पिच सर्किल डायमीटर ये होगा और इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक पिच सर्किल डायमीटर। तो अब बात करते हैं पिच सर्किल डायमीटर। तो देखिएगा, डायमीटर ऑफ मेक फ्रॉम इमेजिनरी सर्किल ऑफ पिच इज कॉल्ड पिच सर्किल डायमीटर। डायमीटर मेड from imaginary circle of pitch is called pitch circle diameter। मीन्स ये वाला जो सर्किल जा रहा है ये ऑटोमेटिक एक सर्किल पूरा कंप्लीट करेगा, तो इसके जो डायमीटर बनेंगे उसी डायमीटर को हम लोग बोलेंगे पिच सर्किल डायमीटर। अब आगे बात करते हैं पिच पॉइंट। देखिए, एक टर्म होता है पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या होता है? एक पिच सर्किल ये जा रहा है, एक पिच सर्किल ये जा रहा है, यहाँ पर ये कांटेक्ट हो गया, है ना। जहाँ पर पिच सर्किल का कांटेक्ट होता है वहाँ पर एक पॉइंट बनता है, उसे हम लोग पिच पॉइंट बोलते हैं। जहाँ पर टू गियर्स के इमेजिनरी पिच सर्किल आपस में मेश करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट कांटेक्ट होगा, दैट पॉइंट कांटेक्ट आर कॉल्ड पिच पॉइंट, है ना। इन विच पिच सर्किल ऑफ टू गियर्स आर मेश मेकिंग ए पॉइंट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड pitch point। दैट मीन्स अगर ये गियर जाएगा इस तरीके से, यहाँ से एक पिच ऐसे बनेगी ऐसे, तो यहाँ पे एक पॉइंट कांटेक्ट होगा जिसे हम लोग बोलेंगे पिच पॉइंट। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे प्रेशर एंगल और ऑब्लिक्विटी एंगल ऑफ गियर, और उसके बाद बात करेंगे अडेंडम एंड डिडेंडम का। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है और प्रेशर एंगल क्या होता है।
अडेंडम, यहाँ देखिएगा द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड टॉप ऑफ द गियर टीथ। गियर टीथ के टॉप से और अडेंडम पिच सर्किल के बीच के डिस्टेंस को अडेंडम बोलते हैं। द रेडियल डिस्टेंस, रेडियल मतलब ये इस तरीके से, ये रेडियस में ही तो जाएगा। द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड टॉप ऑफ गियर टीथ आर कॉल्ड अडेंडम। द रेडियल डिस्टेंस between pitch circle and top of gear teeth are called addendum। है ना। डिडेंडम की बात कर लेते हैं। अब डिडेंडम क्या होगा, यहाँ देखिए पिच सर्किल और रूट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिडेंडम बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल एंड देखिए ये बॉटम ऑफ टीथ से एक सर्किल जाएगा और पिच सर्किल किस से एक जाएगा, दोनों के बीच की इस रेडियल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिडेंडम बोलेंगे। तो इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन पिच सर्किल and pitch circle and base or root of gear are called डिडेंडम। तो ये हमारा होगा डिडेंडम। अच्छा, इनके बीच जो क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस का मतलब क्या होगा, जैसे एक टीथ का जो टॉप यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब जैसे सपोज करिए ये गियर 2 हो जाए और ये गियर 1 हो जाए। अच्छा, अगर गियर 1 का मान लीजिए कि टीथ ये होता और ये होता, अब गियर टीथ ये हमारा हो गया, इसका टीथ अगर पूरा यहाँ तक ऐसे इंटरसेक्ट करता तो यहाँ पे क्या होता, इसके मटेरियल को कट करता। इसीलिए हमने ऐसा बनाया ये टीथ केवल यहीं तक जाए, मतलब इस वाले गियर 1 वाले का टीथ 2 वाले की इस पर ना टच करे। तो दोनों के बीच में एक क्लियरेंस बना, उस क्लियरेंस को हम लोगों ने कहा क्लियरेंस या स्पेस। ये किसके किसके बीच बनेगा, ये बनेगा गियर 1 के रूट सर्किल और गियर 2 के टॉप, गियर 1 के रूट और गियर 2 के टॉप टीथ के बीच के गैप को क्लियरेंस बोलते हैं। इट इज द गैप बिटवीन गियर 1 रूट एंड गियर 2 टॉप ऑफ टीथ। चलिए इसे नोट करिए, फिर यहीं पे हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम का बने रहना ज़रूरी है। इसे नोट कर लीजिए, ये सब डायग्राम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इस तरीके से उसे तब तक नोट करिए आप लोग। ये हमारे लिए डायग्राम है गियर टीथ के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्लियरेंस क्या होता है, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं चलिए अब मिटाते हैं और इस पे हम लोग क्लियरेंस की बात करते हैं। क्लियरेंस हमारा क्या होता है।
क्लियरेंस। इट इज़ द गैप बिटवीन, इसी को बोलेंगे क्लियरेंस। ये इट इज द गैप बिटवीन रूट ऑफ गियर 1, रूट ऑफ गियर 1 एंड टॉप फेस ऑफ गियर 2 टीथ, टॉप फेस ऑफ another gear teeth, another missing gear teeth are called clearance, are called clearance। अब एक टर्म आएगा, ये हमारा अडेंडम सर्किल क्या होगा और डिडेंडम सर्किल क्या होगा। तो ये जो यहाँ से सर्किल बनेगा, रूट देखिए टीथ के ऊपरी सरफेस से बनेगा, टॉप एज से जो सर्किल बनेगा उसे अडेंडम सर्किल बोलेंगे, और रूट सर्किल से जो बनेगा उसे डिडेंडम सर्किल बोलेंगे। तो इन दोनों को भी एक एक लाइन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अडेंडम सर्कल, तो इसको हम लोग कहेंगे द सर्कल मेड फ्रॉम द इमेजिनरी सर्किल मेड फ्रॉम imaginary circle made from top of the gear teeth, top of the gear teeth are called addendum circle। नेक्स्ट बात करते हैं डिडेंडम सर्किल। डिडेंडम सर्किल क्या होगा? द सर्किल मेड फ्रॉम इमेजिनरी सर्किल, मेड फ्रॉम या सर्किल इमेजिनरी क्या पूरा का पूरा सर्किल ही बनेगा। ये जो डॉटेड लाइन है इमेजिनरी होगा, रूट से तो एक पूरा सर्किल ही बनेगा, इसीलिए इसको हम लोगों ने डॉटेड नहीं शो किया है। तो ये हमारा कहलाएगा द सर्किल मेड फ्रॉम रूट ऑफ द टीथ, ये टीथ का रूट होगा जड़। द सर्किल मेड फ्रॉम द सर्किल मेड फ्रॉम रूट ऑफ द टीथ आर कॉल्ड डिडेंडम सर्किल। इस तरीके से ये हमारा हो गया अडेंडम सर्किल और डिडेंडम सर्किल। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर पिच क्या होती है। इसे नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए सर्कुलर पिच के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलर पिच। इसे अगर P से डिनोट करें, PC से डिनोट करें, तो ये होता है पाई डी बाई टी। इसे बोलते हैं पाई डी बाई टी। दैट मीन्स देखें एक टीथ यहाँ पे है। अब सिमिलर, अब देखिए सपोज करिए ये हो गया गियर, अगर ये हो गया एक टीथ और ये हो गया दूसरा टीथ, अगर इस टीथ के एक यहाँ से और सिमिलर पास वाले टीथ के उसी पोजीशन से बीच का जो गैप होगा इसी को बोलेंगे
सर्कुलर पिच। ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टीथ, जहाँ से हमारा ये डिस्टेंस स्टार्ट होगा उसी को हम लोग सर्कुलर पिच बोलते हैं। और ये हमारा होता है P बराबर पाई डी बाई टी, वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ पिच सर्किल, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर ऑफ पिच सर्किल एंड T बराबर नंबर ऑफ टीथ। दैट मीन्स इस पूरे गियर पे कुल कितने टीथ कटे हुए हैं उसकी बात कर रहा है। नंबर ऑफ टीथ जैसे 1 2 3 4 और ऐसे जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो इस पर कुल कितने नंबर ऑफ टीथ बनेंगे, ये उसकी बात कर रहा है। सर्कुलर पिच है ना, इसे नोट करिए। इसके बारे में चाहे तो लिख सकते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट, चाहे इसे छोड़ ही दीजिए। आप इसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए सपोज करिए कि ये गियर स्मॉल हो गया, ये गियर लार्ज हो गया, यहाँ से देखिए ये टीथ हो गया और यहाँ से इसका टीथ इस तरीके से बनेगा। तो अगर इसके लिए डायमीटर पिच सर्किल डायमीटर D1 हो और इसके लिए पिच सर्किल डायमीटर D2 हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, इफ़ ऐसे देखिए, इफ़ D1 एंड D2 आर पिच सर्किल डायमीटर ऑफ गियर 1 एंड गियर 2, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ गियर 1 एंड गियर 2, then PC is equal to पाई D1 अपॉन T या T1 कह सकते हैं इज इक्वल टू पाई D2 अपॉन T2। देन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, D1 अपॉन T1 बराबर D2 अपॉन T2 के हो जाएगा। अच्छा, इस T1 को यहाँ ले आए, D2 को यहाँ ले जाएं तो एक रिलेशन हमारा मिल जाएगा। यदि T1 को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2, T1 यहाँ, फिर D2 यहाँ हो जाएगा तो बराबर D1 अपॉन D2 के हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इज इक्वल टू पिच सर्किल डायमीटर, यानी कि सर्कुलर पिच इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 बराबर T2 D1 अपॉन D2 के होता है। ये डायरेक्ट आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसे भी कंप्लीट करिए। फिर अनदर टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायमेट्रल पिच हमारी क्या होती है और आगे हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल क्या होता है। चलिए स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सर्कुलर पिच क्या होती है, अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, अडेंडम सर्किल, डिडेंडम सर्किल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। चलिए अब इसके आगे और हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायमेट्रल पिच हमारी क्या होती है, उसके बारे में बात करते हैं। डायमेट्रल पिच डायमेट्रल पिच, इसे हम लोग PD से डिनोट करते हैं। P फॉर डायमेट्रल, D फॉर पिच, इस तरीके से ये हमारा होता है। अब डायमेट्रल पिच हमारी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ टीथ एंड डायमीटर ऑफ पिच सर्किल। ये ऐसे होता है
डायमेट्रल पिच पी डी इज इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ टीथ अपॉन डायमीटर ऑफ पिच सर्किल, मीन्स इट इज द ratio of number of teeth and pitch circle diameter, pitch circle diameter, ये हमारा होता है। अब इसके बाद एक टर्म आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल m बराबर हमारा क्या होता है, इसके लिए चलिए देखिए मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मॉड्यूल हमारा क्या होता है, अच्छा इसे चाहे तो और डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, पी डी बराबर पाई बाई पी सी भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पी सी बराबर हम लोग पढ़ते थे, देखिए ये हमारा क्या होता था, डी बाई टी होता था, पाई डी बाई टी, पी सी इज इक्वल टू पाई डी बाई टी के होता था। अब यहाँ से देखिएगा यदि हम पी डी बराबर टी बाई डी रखते थे, तो अब इसको अगर हम लोग ऐसे देखिएगा टी बाई डी बराबर निकालना चाहें तो यहाँ से 1 अपान पी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा टी अपान पाई इंटू डी, तो टी अपान डी बराबर हो जाएगा पाई अपॉन पी सी। तो यहाँ से चाहे तो टी अपॉन डी की जगह पाई बाई पी सी रख देंगे, तो ये आपका पिच सर्किल डायमीटर पाई अपॉन ये हो जाता है, पी सी के भी हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं और मॉड्यूल m बराबर डी बाई टी के होता है। इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ पिच सर्किल डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ नंबर ऑफ टीथ। अच्छा यहाँ से देखिए m बराबर इसे हम लोग कर सकते हैं, इसे हम लोग देखिए डी बाई टी, यहाँ पे क्या है टी बाई टी है, अगर 1 अपान पी डी लिखें तो ये हो जाएगा डी बाई टी के, दैट मीन्स डी बाई टी इज इक्वल टू 1 अपान पी डी के लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मॉड्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमेट्रल पिच, दैट मीन्स मॉड्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमेट्रल पिच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डायमेट्रल पिच। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट आपको हम बताते हैं, बैकलेस क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैकलेस, इसे नोट करिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बैकलेस क्या होता है, नोट करिए फिर डिस्कस करते हैं बैकलेस। पूछा जाता है कि जनरली बैकलेस कितना होता है और गियर में कितना रखते हैं। तो देखिए बैकलेस एक टर्म होता है, बैकलेस जनरली देखिएगा, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा हो गया टीथ, मान लीजिए ये हो गया टीथ, ये हो गया टीथ। अब अगर दूसरे गियर का जो टीथ आएगा, इस गियर का जो टीथ आएगा इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों के बीच में उतना गैप होना चाहिए
जितना इस अनदर टीथ का थिकनेस हो तो प्रॉपर फिटिंग होगी दोनों गियर में। और अगर इसका गैप इस सपोज करिए ये ऐसे हो जाए, ये टीथ 1 ये टीथ 2, अब दूसरा वाला जो टीथ हो जाए वो कुछ इस तरीके से हो जाए, तो कभी भी ये वाला टीथ इसके अंदर नहीं जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो टीथ की थिकनेस होती है और जो टीथ का गैप होता है या तो इनकी डिस्टेंस बराबर रखनी चाहिए या फिर ये जो गैप है वो टीथ की थिकनेस से ज़्यादा रखना चाहिए। और हम लोग ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अगर बराबर रखेंगे तो ये टाइट फिट होगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट ज़्यादा होगा और स्क्रैप या घिसावट ज़्यादा होगी। तो उसे दूर करने के लिए हम लोग जो टीथ के बीच गैप होगा उसकी डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे टीथ की थिकनेस से, और जितना ज़्यादा रखेंगे उसी गैप को हम लोग बैकलेस बोलते हैं। मीन्स इट इज़ द डिफरेंस between gap of teeth and thickness of teeth. Gap of teeth and thickness of teeth, इस तरीके से ये हमारा होता है। दैट मीन्स बैकलेस इज इक्वल टू गैप ऑफ टीथ माइनस थिकनेस ऑफ टीथ। जनरली बैकलेस क्या होता है, 0 रखा जाता है, लेकिन फॉर सेफ्टी डिजाइन बैकलेस की वैल्यू कुछ न कुछ रखते हैं। तो हम कह सकते हैं इन जनरल बैकलेस आर 0। In general, backless are 0, but in some case provide some backless। ये हमारा होता है। प्रेशर एंगल देख लीजिए क्या होता है। अच्छा देखिए, गियर का ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये जहाँ पे कांटेक्ट करेगा यहाँ से एक एंगल बनेगा, मतलब 2 गियर जहाँ पे मेश करेंगे वहाँ से एक लाइन जाएगी और इस गियर टीथ के एक्सिस से एक लाइन जाएगी। दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसे प्रेशर एंगल बोलते हैं और इसकी वैल्यू ज़रूर पूछता है। 14.5 या 22 डिग्री होती हैं। प्रेशर एंगल इसे फाई से डिनोट करते हैं और फाई की वैल्यू होती है 14.5 और 22, या तो 14.5 होगी या 22 डिग्री होगी। अब आप सोचेंगे इसके बीच में भी हो सकता है, तो एक सूटेबल डायमीटर के लिए, एक सूटेबल मतलब डिजाइन के लिए इन्हीं दोनों को लेते हैं, इनके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं। वो सब प्रैक्टिकली किया गया है। तो एंगल मेड between axis of teeth and line normal to the contact of teeth। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बैकलेस और प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल की वैल्यू 14.5 या 22 डिग्री रखा जाता है। तो इसे नोट करिए। अब इसमें ये भी होता है, ये हमारा होता है थिकनेस ऑफ टीथ। देखिए आपको इस डायग्राम से भी कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। पिच सर्किल के ऊपर इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं, ये हमारा होता है फेस, और इसके नीचे का ये हमारा होता है फ्लैंक, और इसे ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं लैंडिंग, और ये हमारा होता है थिकनेस ऑफ टीथ, ये हमारा होता है विड्थ ऑफ टीथ। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हमारा थिकनेस ऑफ टीथ क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है, फेस क्या होता है और फ्लैंक क्या होता है।
फेस आपका यही होता है, जो पिच सर्किल के ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा इसे फेस बोलेंगे, और पिच सर्किल के नीचे का जितना पोर्शन होगा उसे फ्लैंक बोलेंगे। तो इस तरीके से ये होता है हमारा फेस और फ्लैंक। तो इसे नोट करिए, फिर आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। चलिए देखिए, गियर को हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली दो प्रोफाइल पे डिज़ाइन करते हैं, और एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे और एक साइक्लॉयडल प्रोफाइल पे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गियर पे कुल कितने टाइप के लोड लगते हैं, एक्सियल, रेडियल, टेंजेंशियल, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और गियर प्रोफाइल आपको बता देते हैं, इन्वॉल्यूट कौन सी होती है, साइक्लॉयडल कौन सी होती है, और ज़्यादा सेफ कौन सी होती है। चलिए, तो अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं गियर प्रोफाइल, गियर टीथ प्रोफाइल। कुछ चीज़ें आपको थ्योरी ऑफ मशीन में बताई गई होंगी, उसमें जैसे क्या होता है, लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है, लेविस इक्वेशन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखिए गियर प्रोफाइल आपको बताते हैं क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका टॉम और डिज़ाइन का कॉमन टॉपिक होता है। चलिए, गियर टीथ प्रोफाइल, बेसिकली दो तरीके का गियर टीथ प्रोफाइल बनाते हैं। एक बनाते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, और एक बनाते हैं साइक्लॉयडल प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल और साइक्लॉयडल प्रोफाइल, दो तरीके के प्रोफाइल पे हम लोग डिजाइन करते हैं। दोनों का देख लीजिए, जैसे ये हो गया, ये टीथ हो गया, इस तरीके से अगर हम टीथ की डिजाइनिंग करें तो ये हमारा कहलाता है साइक्लॉयडल प्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा, जो दूसरा टीथ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पे अंडर कट करना शुरू कर देगा। एक टीथ दूसरे टीथ को अंडर कट करना शुरू करेगा। इस अंडर कट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक प्रोफाइल जनरेट किया। देखिए, ये मान लीजिए ये टीथ, ऐसे टीथ आपका ऐसे हम लोगों ने बनाया, ऐसे हम लोगों ने बनाया, इस तरीके से बनाया। अब इस पे जो दूसरे गियर का टीथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें देखिएगा ये गियर होगा, ये पूरा यहाँ से एक बढ़िया इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाता हुआ जाएगा। अब इसमें अंडर कट वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, हालांकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर अंडर कट कम होंगे। हैवी स्पीड पे इसे आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। ये होता है साइक्लॉयडल प्रोफाइल, ये होता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को हाई स्पीड पे रोटेट करा सकते हैं, इस पे अंडर कट के चांसेस नहीं होते हैं, वाइब्रेशन वियर एंड टियर इस पे नहीं होता है, और बाकी इन सब में होता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इस टीथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हैवी मटेरियल यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीके से दो प्रोफाइल पे हम लोग गियर टीथ को डिजाइन करते हैं, एक इन्वॉल्यूट और एक साइक्लॉयडल। इसे भी नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए कुछ और बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड। कुछ फार्मूले आते हैं आपके,
फार्मूले इन द सेंस, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पाथ ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला, मतलब ये जिस पाथ पे चलता है, ये जिस पाथ पे मूव करता है और जहाँ पे एक कांटेक्ट करता है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचेंगे और एक कॉमन टेंजेंट खींचेंगे तो उनके बीच एक आर्क ऑफ कांटेक्ट और एक पाथ ऑफ कांटेक्ट होता है। ये आप इस तरीके से जो गियर टीथ बनाएंगे तो ये हमारा होता था आर्क ऑफ कांटेक्ट और ये होता था पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो इसके लिए हम लोग सीधे फार्मूला आपको बता रहे हैं कैसे होता है। देखिए, पाथ ऑफ कांटेक्ट का जब भी फार्मूला पूछा जाएगा तो ये अंडर रूट RA² माइनस R² cos फाई प्लस अंडर रूट स्मॉल RA² माइनस R² cos फाई माइनस कैपिटल R माइनस R इंटू साइन फाई के होता है। इतना बड़ा फार्मूला आपको याद करना होगा क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला ही आपसे पूछा जाएगा। जहां पर कैपिटल R आपका होता है अडेंडम, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉल r होता है पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन, पिनियन और देखिए एक गियर होता है और एक पिनियन होता है, मतलब एक व्हील होता है। ड्राइवर को हम लोग पिनियन बोलेंगे और ड्रिवन को हम लोग व्हील बोलते हैं। और कैपिटल R बराबर व्हील ऑफ पिच सर्किल, पिच सर्किल व्हील का रेडियस होता है। जैसे देखिए ये आपका स्मॉल व्हील हो गया, ये आपका कैपिटल व्हील हो गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग स्मॉल RA ले लेंगे और इसकी वैल्यू कैपिटल R, इसकी स्मॉल r रेडियस और इसकी कैपिटल R रेडियस हो जाएगी। इसे हम लोग बोलेंगे गियर, इसे बोलेंगे हम लोग व्हील, इसे पिनियन, इसे व्हील। तो इस तरीके से हो गया। RA बराबर हमारा हो जाएगा अडेंडम सर्किल ऑफ पिनियन, इस पिनियन का ये जो अडेंडम सर्किल बनेगा ये वाला, और कैपिटल R हमारा हो जाएगा अडेंडम सर्किल ऑफ व्हील, व्हील का अडेंडम सर्किल ये बनेगा और पिनियन का अडेंडम सर्किल ये बनेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा कैपिटल RA और स्मॉल RA। फाई आपको पता ही है प्रेशर एंगल होता था, तो इस तरीके से हो गया। आगे एक फार्मूला और है आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कास फाई। ये फार्मूला याद रखिएगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कास फाई के होता है, और नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कांटेक्ट, कितने पेयर हमारे एक साथ कांटेक्ट में आएंगे। जैसे एक टीथ ये है तो एक टीथ दो टीथ के कांटेक्ट में आएगा, सिमिलर ये वाला टीथ इसके दो टीथ के पेयर के कांटेक्ट में आएगा। वैसे होता तो ये है कि एक टीथ पूरा फुल कांटेक्ट में आता है और दूसरा टीथ स्टार्ट हो जाता है कांटेक्ट में, लेकिन हम प्रॉपर डिजाइन के लिए ये मानते हैं कि एक टीथ एनदर दो टीथ से ही कांटेक्ट करना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तीसरा टीथ भी कांटेक्ट में होना शुरू हो जाता है। तो वही हमारा होता है नंबर ऑफ पेयर, कितने पेयर एक साथ कांटेक्ट में आएंगे, उसके लिए आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन सर्कुलर पिच यानी कि PC होता है। आर्क ऑफ कांटेक्ट आपका ये फार्मूला था, पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई के होता है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम रेडियस ऑफ द व्हील, दैट मीन्स ऐसे देखिएगा RA की वैल्यू कह रहा है, RA मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम रेडियस ऑफ व्हील टू अवॉइड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इसमें अगर इंटरफेरेंस आता है तो वहाँ वाइब्रेशन होते हैं, शॉक्स होते हैं, कट होती है, अंडर कट, अपर कट, तो उसे अवॉइड कर देंगे। तो उस समय RA बराबर कैपिटल R अंडर रूट 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ब्रैकेट में स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस 2 इंटू ब्रैकेट बाहर साइन स्क्वायर फाई होता है। ये वैल्यू होती है कैपिटल RA की, इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी चाहे तो याद रखिएगा, बस केवल फार्मूले ही दिमाग में याद रखना है। आगे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम ऑफ व्हील इज इक्वल टू R, ये व्हील नहीं होगा, ये आपका होगा स्मॉल RA, यानी कि ये आपका होगा, जैसे हम बात करते थे पिनियन, और ये आपका होगा व्हील। तो R बराबर व्हील के लिए यानी कि ये स्मॉल RA, ये कैपिटल RA इज इक्वल टू R अंडर रूट 1 प्लस स्मॉल r अपान कैपिटल R, और ये हो जाएगा स्मॉल r अपान कैपिटल R प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक था, लेकिन रूट के बाहर -1 होता है,
ये बस इतना अंतर रहेगा, रूट के बाहर -1 होता है, यहाँ तक रूट होगा, ओवर रूट ये होगा और बाहर -1, बस यही डिफरेंस होगा। इस फार्मूले में बाहर -1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मिनिमम नंबर ऑफ टीथ का अगर फार्मूला पूछा जाए कि एक गियर पे टोटल कितने नंबर ऑफ टीथ हम मिनिमम रख सकते हैं, उसके लिए देखिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ द गियर रेशियो जिसे हम लोग जी बोलते हैं, है ना, नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील इज कॉल्ड गियर रेशियो। द प्रेशर एंगल एंड द अडेंडम कोफिशिएंट AW। यदि AW आपका अडेंडम कोफिशिएंट हो तो उस समय नंबर ऑफ टीथ, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इज इक्वल टू AW अपॉन √1 + 1 अपॉन जी, ब्रैकेट में 1 अपॉन जी + 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई, बाहर √ के -1। ये फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट, ये फार्मूला पूछा जा सकता है, ये वाला पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ टीथ के लिए कितना फार्मूला होता है, कैसा होता है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के लिए। वैसे थोड़े से बड़े बड़े फार्मूले हैं, थोड़े टफ टाइप के हैं, लेकिन कोशिश करिएगा मेमोराइज करने की। अब इसमें देखिए एक और पॉइंट मैंने लिखा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑलवेज बी एट द लाइन टेंजेंट टू द बेस सर्किल। बेस सर्किल से जो लाइन टेंजेंट होती है, ये बेस सर्किल हो गया, यहाँ से लाइन टेंजेंट होती है, यहीं पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट, बेस सर्किल डायमीटर इज इक्वल टू पिच सर्किल डायमीटर इंटू कॉस फाई के होता है। ये जो बेस सर्किल, ये वाला जो डायमीटर होता है, जिसे हम लोग डिडेंडम सर्किल बोलते थे, यानी कि ये वाले सर्किल का जो डायमीटर होता है, इसको हम लोग पिच सर्किल में कॉस फाई का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। पिच सर्किल डायमीटर में कॉस फाई, फाई बराबर प्रेशर एंगल, दैट मीन्स ये। तो इस तरीके से ये हमारा होता है, इसे नोट करिए। एक लास्ट पॉइंट हम आपको बता दें कि जब गियर स्टार्ट होता है तो कौन सा एक्सियल फोर्स लगता है, रेडियल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स से स्टार्ट होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए बेसिकली अब एक पॉइंट और आपको लास्ट में बता दें, जो फोर्स हमारे लगते हैं, जैसे केवल इतना याद रख लीजिएगा, फोर्स ऑन गियर, दैट मीन्स यदि ये हमारा ड्राइवर हो जाए और ये हमारा ड्रिवन हो जाए। अच्छा यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लग जाए, FA, एक्सियल फोर्स, और देखिएगा इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लगेगा। अच्छा देखिए ये क्या होगा, ये टीथ होगा, इसे इस डायरेक्शन में ये ऐसे पुश करेगा, तभी ये व्हील इस तरीके से मूव करेगा। अदरवाइज अगर इसे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक्सियल फोर्स लगाएंगे, तो ये व्हील ऐसे बढ़ेगा, कभी भी ये रोटेट नहीं करेगा। तो व्हील को रोटेट करने के लिए एक्सियल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपका होता है रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, इस डायरेक्शन में जो लगता है इसे बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। तो गियर को रोटेट करने के लिए हमेशा टेंजेंशियल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, देखें टेंजेंशियल, ओनली टेंजेंशियल फोर्स आर required for rotating the wheel. That means axial and radial force are not responsible for rotating the wheel. That means axial and
टेंजेंशियल फोर्स एक्सियल एंड रेडियल, टेंजेंशियल तो लगेगा, रेडियल फोर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इस तरीके से इस व्हील को रोटेट करने के लिए जब ये एंगल में फोर्स लगेगा तभी ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। इस तरीके से रेडियल फोर्स लगेगा तो ये पूरा का पूरा व्हील नीचे जाएगा, एक्सियल फोर्स लगेगा तो पूरा का पूरा व्हील इधर जाएगा। हमेशा टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे इस व्हील के माध्यम से, इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो जिससे ये वाला व्हील हमारा रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फोर्स लगेगा इस व्हील पर। चलिए अब ये था हमारा, देखिए स्टूडेंट, अपने पूरे गियर डिज़ाइन की एनालिसिस हम लोगों ने किया। इस गियर डिज़ाइन के एनालिसिस में हम लोगों ने जितना हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता था, पॉसिबल मैक्सिमम क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। और आई होप आपको मशीन डिज़ाइन का पूरा पार्ट अच्छे से कम्प्लीटली समझ में आया होगा। इसके पहले मैंने आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस भी पढ़ाया था, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से कवर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एनी टाइम, अगर कभी भी डाउट होता है तो एक आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, वहाँ पे आप कभी भी आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके या मैसेज टाइप करके आप हमसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे आपका सामने SSC JEE का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो हम उम्मीद करेंगे, उम्मीद क्या, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो भी मैंने पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ाया हुआ है, जो मटेरियल साइंस और जो मशीन डिज़ाइन, मैक्सिमम हमारी पूरी कोशिश है कि इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आए। तो इस तरीके से हमने पूरी कोशिश की। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर करके पढ़ के जाइए, मेमोराइज करके जाइए और थोड़ा सा बिलीव करके पढ़िएगा, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपना एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, जिस पे आप उस पर कोई भी डाउट हो, चाहे वो मशीन डिज़ाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल साइंस से रिलेटेड हो, आप कभी भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सलूशन दे देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम से पहले कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग अपना टॉपिक आज एंड करेंगे। जो टॉपिक हमारा चल रहा था मशीन डिज़ाइन, हमने पूरा SSC JEE से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर किया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ अनदर टॉपिक आपको पढ़ना हो, तो आप बात कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको हम बता देंगे। तो ये आप इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा, है ना। व्हाट्सअप नंबर आपका रहेगा, आप इस पर कभी भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इस तरीके से, नाम तो आपको याद ही है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, SB पटेल। इसमें आप 9415195560, है ना, 9415195560। आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन आपका हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मशीन डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, आप कभी भी व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे आपको हम इसका बेटर सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप आपके साथ इतना समय बीता हमारा ऑनलाइन में। ऑफलाइन की बात ही अलग थी, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की, हमारा पूरा इंस्टीट्यूट कोशिश किया आपको ऑनलाइन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की, और हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया, तटस्थ होकर करवाया। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने करवाया, और इस लेवल पे करवाया कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसे ना, बस आप उस पर ट्रस्ट करके ध्यान से फोकस होकर पढ़िए। और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको पहले फोकस होना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं आगे आपके साथ कब मुलाकात होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर। मेरी तरफ से सभी को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो थैंक यू।